हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, अभी तक हम लोग अपनी एंशियंट हिस्ट्री के कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये जानना है कि एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ हमें अपनी मेडीवल और साथ ही साथ हमें अपने मॉडर्न की भी चीज़ें पढ़ते रहने चाहिए। क्योंकि क्या है, एक चीज़ से ही हम लोग मतलब पूरा कवर नहीं कर सकते पेपर को। तो मैंने सोचा है आप लोगों को एंशियंट के भी इसी में मतलब क्वेश्चन डाला डाला करूँगा और साथ ही साथ मेडीवल के भी, और उसके साथ ही साथ में आप लोगों को आधुनिक के भी नोट्स इसी में डाल दूंगा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए हम लोग अपना मेडविल का पहला जो वीडियो है उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर देखिए एक ये भी दिया है 622 ईसा पूर्व में। तो 622 ईसा पूर्व में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो थी वो 623 ईस्वी 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, और 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये सारे सन इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मक्का कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोगों को प्राप्त पता है मक्का कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो अरबों ने ही भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो अरब भी लोग जब अरब की तरफ से आए थे भारत पे आक्रमण करते हुए, तो उन्हीं वही लोग क्या करते थे, सिंधु को हिंदू हिंदू बोलते थे, और वहीं से हिंद जो है या हिंदू शब्द है इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो कथन है कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब किया था। तो उस सेंस में 711 सही है, अबैदुल्ला नाम के एक ने किया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किसने किया था, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो था वो सबसे पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किया हुआ था। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है सबसे पहला आक्रमण, तो 711 ईस्वी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सफल आक्रमण की बात करें तो 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ था, और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, ये वहाँ का जो उस समय मक्का के या ईरान का जो एक शासक था, अब्दुल अल हज्जाज जो था, उनसे ये परमिशन लेकर के आया था क्या, ये भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं ने इसको परमिशन दी थी। और उस समय जो और सिंध के राजा थे वो राजा दाहिर थे, हिंदू शासक थे, जिस पर इसने सबसे पहली बार क्या किया था, आक्रमण किया था। तो फिफ्थ का आंसर सी हो जाएगा। 6 की बात करें तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर जो आक्रमण किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया था। तो अभी आप लोगों को बताया था अरब के लोग जो थे जिन्होंने सबसे पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए लिखा है मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था। तो अभी मैंने बताया कि सबसे पहली बार अरब के लोगों ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब का निवासी था जो कि अब्दुल हज्जाज से रिक्वेस्ट करके या उनसे परमिशन लेकर के भारत पर युद्ध करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो जो गजनी राजवंश का संस्थापक था वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन के बाद में जो सेकंड नंबर पे आया हुआ था वो सॉरी यहाँ पर इसमें मतलब सबसे पहला संस्थापक इसका अल्पतगीन था। अल्पतगीन के बाद में जो सेकंड आया था वो सुबुक्तगीन था, और इसी सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वो था गजनवी। गजनवी इन्हीं का पुत्र था जिसने बाद में आक्रमण किया था 17 बार। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अल्पतगीन जो है वो इसका राइट आंसर है। अब देखिए 10th क्वेश्चन में जो कथन और कारण दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, फिर उसका कारण क्या दिया गया है, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि वो जो गजनवी ने जब भी आक्रमण किए थे तो उसका कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा था कि वह मुस्लिम शासन की स्थापना करे भारत में। वह केवल किस लिए आता था, वह आता था भारत में कि यहाँ से ढेर सारा धन लूट करके अपने प्रांत गजनी में ले जाए और वहाँ पर जा करके गजनी का विकास किया जाए। वह आता था
धन लूटता था, चला जाता था। ठीक है, तो विस्तारवादी उसकी नीति थी नहीं और मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो अब इसका जो कथन है वो एक सही है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, दूसरा कथन जो है वो इसका सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो पूछा जा रहा कौन सा चंदेल शासक जो था वो गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो गजनवी ने अपना छठा या सातवां जो आक्रमण किया था वो राजा विद्याधर के खिलाफ में किया था। और ये विद्याधर जो था ये एकमात्र ऐसा उन 17 आक्रमण में से राजा रहा था जिन्होंने क्या किया था, डट के मुकाबला किया था महमूद गजनवी का, और ये पराजित नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12th में लिखा है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो देखिए जो दरबारी इतिहासकार था वो महमूद गजनवी का वो उतबी था। ठीक है, दरबारी इतिहासकार उतबी था। इसी ने क्या की थी, किताबुल यामनी और तारीख यामनी की भी रचना की थी। ठीक है, फिर देखिए 13 क्वेश्चन नंबर लिखा है शाहनामा का लेखक कौन था। तो शाहनामा का जो लेखक था वो हम लोगों का, देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है शाहनामा का लेखक कौन था। तो शाहनामा का जो लेखक था वो फिरदौसी था। इन लोगों ने ये ऑप्शन ही नहीं दिया है, शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी था। और फिरदौसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व का होमर कहते हैं। ठीक है, मैं सोचा 5 ऑप्शन दिया जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि शाहनामा की रचना किसने की थी, फिरदौसी ने की थी। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि, देखिए इन्होंने बाद में शायद यहाँ पे मेंशन किया है कि इसका फिरदौसी होगा। ठीक है, उसने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है शाहनामा का लेखक कौन था। तो देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि इसमें फिरदौसी इसका राइट आंसर है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो याद रखिएगा कि जो अलबरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था और इसने क्या की थी, एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद। ठीक है, और साथ ही साथ इसने पुराणों, जो भारत के वेद और पुराण थे इनका सबसे पहली बार अध्ययन करने वाला जो इतिहासकार था या प्रथम मुसलमान था वो कौन था, अलबरूनी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 16 क्वेश्चन में लिखा है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो आने वाला इतिहासकार जो था वो अलबरूनी था और उनके दरबार में जो इतिहासकार था वो उतबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलबरूनी भारत में आया था। तो लिखा है कि 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में और 12वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा कि महमूद गजनवी जो का जो शासनकाल था वो 998 से लेकर के 1030 तक रहा था। ठीक है, तो ये जब 100 के 1000 के ऊपर जो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब 1000 से 1100 के बीच आ जाएगा, तो ये 1100 को ही देखते हैं, यानी 1100 में 11वीं शताब्दी आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो ऐसे करके कई सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूपी, एडीए, एलडीए और साथ ही साथ झारखंड, इन सब में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो अलबरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19th में दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। अलबरूनी के बारे में क्या सही नहीं है, उसने कहा वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो संबंध जो सही नहीं था वो था कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। वह क्या करता था, वह मुस्लिम एक लेखक था, तो वह मुस्लिमों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखता था। और सबसे पहली बात लिखा है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तो हाँ, उसने किताबुल हिंद जो थी उसकी रचना की थी, जिस वजह से उसने उस समय के भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का वर्णन उसमें किया था। वह संस्कृत का विद्वान था, इसलिए वह वेदों का और पुराणों का उसने अध्ययन किया था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, जिस वजह से वो क्या करता था, नक्शे और मैप भी बनाता था और अपनी किताब में उसने कई सारे नक्शे और मैप का भी वर्णन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। तो देखिए यहाँ पर जो सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था वो भीमदेव ने कराया था।
ठीक है। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो याद रखिएगा कि जो भी मतलब जैसे ये जो महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी ने क्या किया था कि जो चांदी के सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के, इसमें एक तरफ तो इसने संस्कृत से लिखा हुआ था, एक तरफ तो इसने क्या किया था संस्कृत से ऐसे ऐसे करके संस्कृत में लिखवाया था, और दूसरी तरफ उसने क्या करवाया था कलमा खुदवाया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महमूद गजनवी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो आप लोगों को पता है कि 1192 और 1192 ये दो युद्ध हुए थे। ठीक है, जो कि किसके खिलाफ हुए थे कि ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हुए थे। ठीक है, और इसको जो लड़ा था वो किसने लड़ा था? सबसे इसको लड़ा था मोहम्मद गौरी ने, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लड़ा था। ठीक है, इसको तराइन का प्रथम युद्ध तथा तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और 1192 के जीतने के बाद ही भारत के अंदर वास्तविक मुस्लिम सत्ता की स्थापना जो है वो मोहम्मद गौरी ने ही की थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? आप सभी लोगों को पता है कि इस तरीके से ये बना हुआ था। तो गुजरात के क्षेत्र में यहाँ पर, जो कि उस समय शायद यहाँ पे चौहान वंश ऊपर साइड में था, यहाँ पर जो थे यहाँ के शासक कुल मिलाकर के मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, उसने गुजरात में अपने सबसे पहला आक्रमण किया था। और उस समय यहाँ क्या था, नायिका देवी जो थी, नाइक देवी जो थी, इनके संरक्षण में कौन थे? भीम द्वितीय थे। तो जब इसने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो भीम द्वितीय जो कि भीम द्वितीय अभी तो बालक थे, तो नायिका देवी ने क्या किया था, इनके साथ युद्ध लड़ा था और मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जिस वजह से क्या था, भीम द्वितीय वो पहले राजा बने थे जिसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने मंगलौर, मंगलौर के बाद में फिर सीधा उसने चौहान वंश पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए भीम द्वितीय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने जयचंद को 1194 के चंदावर युद्ध में पराजित किया था। और इसके साथ ही जो मोहम्मद गौरी की कन्नौज प्राप्त करने की लालसा थी वो भी पूरी हो गई थी। तो 24 में सी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो राजा जयचंद जो हैं वो वहाँ पे पराजित हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 की बात करें, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? बहुत बार क्वेश्चन ये कि कई तरीके से पूछ लिया जाता है, तो वही यहाँ पे राजा जयचंद को जो हराया था। 27 की बात करें, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ठीक है, वो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो अभी मैंने बताया 1191 का जो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन फिर से दोबारा जब पृथ्वीराज चौहान ने 1192 ईस्वी में चौहान वंश पर आक्रमण किया था तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इसी तरीके से तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में जो भारत में मुस्लिम सत्ता थी उसमें वास्तविक मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंगेज खां, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी और चौथा तैमूर वंश। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अगर इनको सही कूट में व्यवस्थित करना, अगर आपको दो नाम भी पता है तो भी आपका कूट जो है वो सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, सबसे पहले दो आया था यानी महमूद गजनवी आया था, महमूद गजनवी 998 में आए थे। और उसके बाद जो मोहम्मद गौरी आए थे ये 1100 की तरफ आए थे। तो यानी यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, जहाँ पर दो के बाद में तीन दिया जाएगा वही कूट जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो आया है, उसके बाद में तीन आया है, और उसके बाद में आगे की चीज़ें ये सब दे रखी हैं, चंदे लंदे चंगे जंगेज वगैरह आ गए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 29 दिया है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ठीक है, तो किस शासक ने जो था वो देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी?
तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, गजनवी के बारे में। गजनवी ने क्या किया था, एक ही सिक्के पर एक तरफ संस्कृत में लिखाया था, दूसरी तरफ कलमा लिखवाया था। ठीक है, तो ये इनके संदर्भ में सही है। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की जो आकृति है वो बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 की बात करें, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। प्रथम अक्ता प्रदान किया था, यानी सबसे पहली बात है कि प्रथम दर्जा किसको प्रदान किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम दर्जा अक्ता जो है वो प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करें, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा कि जब सबसे पहली बार 1191 में जब ये हार गया था मोहम्मद गौरी, तो इसने क्या किया था, दो सेनापतियों की नियुक्ति की थी। एक था बख्तियार खिलजी और एक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी राजधानी लाहौर बना करके ये एक ही जगह पर रुका रहा था। लेकिन बख्तियार खिलजी जो था, इसने क्या किया था, जब से ही मतलब इनकी मृत्यु हुई थी उसका बंगाल और बिहार पर आक्रमण करके उसे भी जीत लिया था। साथ ही साथ विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसको भी इसने जला दिया था, और नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको भी इसी ने जला दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है 32 में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि बिहार और बंगाल में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और इन्हें जीत लिया था। साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसने ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था, सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने क्या किया था, उसका विनाश कर दिया था। लिखा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। फिर कहा है कि कथन ए भारत का तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो हाँ, मतलब बात की जाए पहले के आक्रमणों के हिसाब से तो भारत के पर जो तुर्की आक्रमण थे वो ज़्यादा सफल माने जाते हैं, क्योंकि अरब आक्रमण जो थे वो केवल सिंध प्रदेश के ही मतलब इधर से ही होते हुए वो वापस चले गए थे। लेकिन तुर्की आक्रमण जो थे उन्होंने यहाँ पर पराजित किया चौहान वंश को, फिर गहड़वाल वंश में भी जाकर के उन्होंने बाद में अपनी जीत हासिल की थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, तुर्की आक्रमण अधिक सफल हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो हाँ ये बात बिल्कुल सच है। जो कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ अजमेर की तरफ और दिल्ली की तरफ जो ये शासन करते थे पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने क्या किया था कि जयचंद की जो पुत्री थी, यहाँ चौहान वंश थे यहाँ गहड़वाल वंश थे, तो चौहान वंश के जो शासक थे जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने राजा जयचंद की जो पुत्री थी यानी संयोगिता थी उसका क्या कर लिया था, वरण कर लिया था, यानी उसका स्वयंवर था, तो उसको वहाँ से ये उठा ले गए थे। इस वजह से इनके मध्य चौहान वंश और गहड़वाल वंश के बीच जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस वजह से उत्तर भारत के कोई भी राजा जो थे वो संगठित नहीं थे और अपनी शक्तियाँ जो हैं वो अपने अपने पास ही रखे रहते थे और ज़्यादा उनका विस्तार नहीं करते थे। जिस वजह से जो बाहरी आक्रमण जब उत्तर भारत में हुआ तो किसी ने एक दूसरे की मदद नहीं की और दोनों ही पराजित हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोनों ही इसके सही आंसर हैं, और ए की जो व्याख्या है वो भी आर जो है वो कर रहा है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा कथन दिया है। कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। प्री हिस्ट्री यानी पिछली हिस्ट्री प्रारंभिक इतिहास के साथ साथ में मेडविल भी जो हम साथ में ही करा देंगे और उसी के साथ में बीच बीच में मॉडर्न भी डाल देंगे, जिससे क्या रहे ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक हिस्ट्री के बल पे रह जाएं, केवल प्री पढ़ते रहें या केवल मेडविल पढ़ते रहें या केवल मॉडर्न पढ़ते रहें। आप एक कंप्लीट तैयारी करें अपनी, और कंप्लीट तैयारी करने के साथ साथ जब भी क्वेश्चन लगाने का मन हो तो हमारे इस चैनल से आकर के लगा लें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।